ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, वी हैव we can now start. I think you have we have Yes. enough people to start the class. Okay, all right. स्टार्ट में मैंने आपको जो पिछली दफा ये वो मैंने दोबारा आपका जो उस लेक्चर के में दोबारा पिछली स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके बारे में। ओके, तो ओके, लेट मी क्लोज। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट जो मैंने कल डिफाइन किया था, ये बेसिकली आपकी दो प्रीवियस सेल्फ असेस्ड असाइनमेंट्स हैं जो आप कर चुके हो। एक कन्वोल्यूशन के बारे में है, 2D कन्वोल्यूशन के बारे में, और एक वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो वो आपने एज ए फॉर्मल उनको इम्प्लीमेंट करके सबमिट कराएंगे और दैट विल मेक आवर प्रोजेक्ट फाइल। ये इसमें आपका हो जाएगा। तो इसमें मैंने जो दो चीजें हैं इसमें ये दी हैं, एक ये 2D कन्वोल्यूशन और एक मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और उसका ये डिजाइन पार्ट और ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो पहला जो था मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, और गुड, ओके। तो पहला पार्ट इसका मैंने, और इसको आप टेस्ट जो है वो स्मॉलर साइजेस पे करेंगे जो मैंने यहाँ साइजेस दे दी हैं, लेकिन एक्चुअल कोड जो लिखेंगे वो मेन उसमें ही लिखेंगे जो साइजेस दिए हुए हैं, और फिर उनको कमेंट करके और ये चीज स्मॉल में रन करके और डेमो कर सकते हैं। ये कन्वोल्यूशन वाला मैंने लास्ट टाइम 1D कन्वोल्यूशन और उसके बाद उसको ये 1D कन्वोल्यूशन जिसका कोड हमने दिया हुआ है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एग्जैक्ट कोड जो मैंने आपको समझा भी दिया और सिखा भी दिया और पहले भी बताया था, और उसको दोबारा हमने गो थ्रू किया। और उसके बाद हमारा एम ये था कि इस कोड को मॉडिफाई करें, और हमने देखा किस किस जगह ये कोड मॉडिफाई होता है, और हमने बताया कि ये 3 जगह इसकी मेजर मॉडिफिकेशन है इस कोड की। ये यहाँ पर पहले सी में लिखा हमने और फिर क्यूडा सी में लिखा, और जब हमने क्यूडा सी में लिखा तो हमने बताया कि इसकी मॉडिफिकेशन एक इस जगह होगी, ये आई जे हो जाएगा, एक इस जगह होगी, ये जो लूप है सिंगल लूप की बजाय 2 लूप हो जाएंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए अब जो मास्क है वो 2 डायमेंशनल है। ये जो कंडीशन यहाँ चेक होती है ये पहले खाली के पर हो रही थी, अब के और एल दोनों पे होगी। यहाँ पर जो ये इक्वेशन आप कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो अब इस शक्ल में हो जाएंगे, यानी ये एम के एल और ये भी, ये आई के भी है, और दूसरी तरफ इसका दूसरा जो दूसरा लूप है उसका जे वो भी इस्तेमाल होगा। और फिर मैंने ये बताया था कि क्योंकि अब आप 2 डायमेंशन की स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी है और स्क्यूडा सी 2 डायमेंशनल वाली स्टेटमेंट को नहीं समझता, तो आपने उनको 1 डायमेंशनल में करना है। ये देखिए हमने पी जो फाइनल निकलेगा जो पी आई जे है उसको भी हमने 1 डायमेंशन में लिखा है। ये जो एन आई के इसके साथ आप जे प्लस एन लिखेंगे उसको भी इसी तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ये जो जैसे एम के की जगह एम के एल हो जाएगा इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि क्यूडा सी सिंगल डायमेंशन को नहीं समझता, तो इसको आपने सिंगल डायमेंशन बनाना है। तो ये चेंजेस के साथ आपका वो 1D वाला कोड कन्वर्ट हो सकता है 2D के लिए। ये मैंने बताया था, ये 2D हमारा प्रॉब्लम है और इसमें आपने पैरेलल में हम इसको क्यूडा सी से रिप्लेस कर रहे हैं। ये वो लिस्ट थी जो हमने उस टाइम लेक्चर में डिस्कस की थी कि ये जो मैंने अभी मेंशन किए हैं कि इस जगह चेंज होना है। तो ये उस टाइम की स्लाइड्स हैं जो मैंने यहाँ पर दोबारा पिछले लेक्चर में रिप्रोड्यूस कर दी हैं फॉर योर रेफरेंस। इसी के एंड में ये था जो आपका अभी ये असाइनमेंट है वो ये है। उस टाइम में आपने की थी एक सेल्फ असेस्ड होम असाइनमेंट जिसमें आपने कंप्लीट क्यूडासी कोड होस्ट डिवाइस उसको इम्प्लीमेंट 2D कन्वोल्यूशन के हिसाब से किया था, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड्स में, ये स्लाइड्स उसी टाइम की वहीं से है। तो ये एक तो ये है। दूसरा, जब हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की थी तो हमने पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस विद स्क्वायर थ्रेड्स, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस विद रेक्टेंगुलर थ्रेड ब्लॉक, और फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइंग बाय 1D वेक्टर।
तो इन सबको एवॉल्व करने के बाद इसमें जो सबसे शॉर्ट या सिंप्लीफाइड चीज थी वो ये था कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और उसको 1D वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। इनमें से जो तीसरे नंबर पे है, हमने नॉलेज के लिए सारे काम किए। हमने पहले ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सी में देखी, फिर हमने उसको स्क्वायर ब्लॉक्स के साथ इस्तेमाल किया, फिर हमने उसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के साथ इस्तेमाल किया, और एंड में हमने कहा कि अच्छा भाई अगर आपको वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो सिंप्लीफाई, ये उसका सोल्यूशन भी बताया कि वेक्टर मैट्रिक्स के लिए क्या कम हो जाएगा। यहाँ मैंने उसको भी आपको यहाँ इसको ओके, ये और अच्छा, ये मैंने इसमें फिर आपको ये भी बताया कि जब आप मैट्रिक्स वेक्टर पे जाएंगे तो आपका कौन से लूप, ये पहले टोटल मैट्रिक्स के लिए थे, 3 फॉर लूप से थे, तो हमने आपको इसमें बताया कि इसमें एक फॉर लूप कम हो जाएगा। जो जो ये जो जे पर नेक्स्ट कॉलम पे जाता था वो लूप अब इसमें नहीं रहेगा इस केस में। और फिर इसी तरह आपका जो ये टर्म आप लिखते थे, अब वो ये चेंज हो जाएगी, दैट विल बिकम लाइक दिस। ये नीचे आपकी टर्म थी वो अब आई के और के जे हो जाएगी कंपेयर टू द प्रीवियस केसेस। तो ये अब आपको शॉर्ट में, क्योंकि अब के जे नहीं रहा, ये अब आपका जब मैट्रिक्स था तो यहाँ के जे था, अब जे क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आपने बी के कॉलम्स को नहीं जाना, बी जो है अब एक सिंगल वेक्टर है, इसलिए अब वहां जे के बजाय जस्ट बी के हो गया, पहला वाला आई के ही रहा, और इधर से एक लूप निकल गया आपका, ये वाला जे वाला फॉर लूप निकल गया। तो इस हमारे प्रोग्राम में बी के अंदर से वो निकल जाने की वजह से ये स्टेटमेंट अब होगी आपकी डॉट प्रोडक्ट की स्टेटमेंट, विच इज सिंपलर देन जब आप मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। तो मैंने आपको इस पार्ट के लिए बताने के बाद ये कहा था कि इसका कोड आप लिख लेंगे, सेल्फ एसेस असाइनमेंट जो दी थी उस टाइम में कि क्यूडा सी कोड फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। सो दैट सेकंड वन जो हमारे इसमें है वो ये वाली है। तो ये दो आपकी जो सेल्फ एसेस असाइनमेंट जो आप पहले करके और असेस कर चुके हो, अब आप उसको एज ए फॉर्मल शक्ल में पार्ट ए एंड बी वन सबमिट कर दोगे तो एक इट विल बी, आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा जो आप काम कर चुके थे और असेस कर चुके थे। ओके, ये हमारा पिछले उसका था। अब हम इसको आज के अब लेक्चर की तरफ हम जा सकते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और हम आज के ओके, आज के उसमें हमारा ये था कि हमने पहले जो अभी ये सारी स्टोरी थी वो जीपीयू और क्यूडा सी पे हमने बहुत टाइम खर्च किया है। ये अभी जो हम ये प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर रहे थे ये भी हमने क्यूडा सी के ही उसमें किया है, और तमाम चीजें इस हेडिंग की वी हैड कंप्लीटेड। उसके बाद हमने कहा कि हम मल्टी कोर सिस्टम्स को ओपन एमपी से प्रोग्राम करना सीखेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ये पार्ट सीखा है मल्टी कोर को ओपन एमपी से करना। वी हैव फिनिश्ड विद दैट आल्सो। अब हम अगला जो शुरू करना चाहते हैं वो ये है कि अगर एक क्लस्टर सिस्टम है उसको प्रोग्राम करने के लिए क्या करेंगे, यानी अगर मल्टीपल पीसीज हैं कनेक्टेड थ्रू ए लैन और अब हम उन पर कोई प्रॉब्लम को पैरेलल में रन करना चाहें, इसको हम क्लस्टर सिस्टम कहते हैं। और इसकी प्रोग्रामिंग में एमपीआई इस्तेमाल होता है जिसको मैसेज पासिंग इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि ये लैन के थ्रू इन्होंने मैसेजेस एक्सचेंज करने हैं, इसलिए ये वर्ड मैसेज पासिंग, इसके अंदर टेक्निक भी मैसेज पासिंग की इस्तेमाल होती है। तो ये जो इसके लिए हम लाइब्रेरी, इट इज नाउ एमपीआई इज ए लाइब्रेरी इन सी सी प्लस प्लस जिसमें मैसेज पासिंग के कंस्ट्रक्ट मौजूद हैं और हम उन कंस्ट्रक्ट्स को यूज करके और इसको क्लस्टर को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग ये वाला पार्ट है कि हाउ टू यूज एमपीआई फॉर ए क्लस्टर मल्टी नोड क्लस्टर एनवायरनमेंट। ओके, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, अच्छा,
इसमें भी हमारा वही तरीका होगा, जैसे आपको पहले मैं बार बार ये बात हम करते रहे हैं कि 3 चीजों के कॉन्टेक्स्ट में हम ये काम कर रहे हैं। Let me again- ओके, और हम 3 चीजों के कॉन्टेक्स्ट में जब हम भी ये पैरेलल प्रोग्रामिंग हर दफा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक है प्लेटफॉर्म की टाइप क्या है। प्लेटफॉर्म की टाइप पिछले दोनों केसेस में शेयर्ड मेमोरी वाला था, कि एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी होती थी जिसको सारे कोर्स या या मेन मल्टी कोर वाले कोर्स या जीपीयू के थ्रेड्स, जो कि कोर स्मॉल लाइट कोर्स हैं, उसमें जो प्रोसेसिंग के थ्रेड्स थे वो एक शेयर्ड मेमोरी में डाटा होता था और सारे उस शेयर्ड मेमोरी से काम करते थे। मैसेज पासिंग भी शेयर्ड मेमोरी के जरिए से होती थी, डेटा को लेना भी वहीं से होता था, स्टोर भी वहीं होता था। ये दोनों का मॉडल ये वाला था, शेयर्ड मेमोरी वाला। अब हम इस प्लेटफॉर्म वाइज चेंज हो रहे हैं, अब हमारा मॉडल क्लस्टर में हो रहा है, क्लस्टर मल्टी कंप्यूटर है, तो इसमें मैसेज पासिंग वाली तरीके से काम किया जाएगा। अब मेमोरी के जरिए से आपकी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेसिबल एक कॉमन मेमोरी सब प्रोसेसर को नहीं है, हर नोड में अपना प्रोसेसर और अपनी मेमोरी है आइसोलेटेड। अगर एक प्रोसेसर ने दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी से कोई काम करना है तो वो मैसेज के जरिए ही उसके बात कर सकता है। अब उसकी मेमोरी इसको शेयर्ड नहीं है, इसलिए इसका नाम हम कहते हैं, प्लेटफॉर्म का नाम मैसेज पासिंग बेस्ड है। अच्छा, अब हम प्रोग्रामिंग जब सीखते हैं हर दफा, तीनों केसेस में हमने मल्टी कोर में भी सीखी, जीपीयू क्यूडा सी भी सीखी, तो जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमने हमेशा ये कोशिश की है कि पहले सूडो कोड से, जिसमें लैंग्वेज की डिटेल्स में हम नहीं पढ़ते और हम अप्रोच उनकी समझना चाहते हैं, तो हम पहले सूडो कोड लेवल पर सीखते हैं उस चीज को, और फिर सीखने के बाद पर्टिकुलर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये जेनिक सीखना होता है, इससे सीख के यह तमाम लैंग्वेजेस के लिए ये चीज कॉमन होती है। फिर हम पर्टिकुलर लैंग्वेज, हायर लेवल लैंग्वेज में इस चीज को करते हैं, तो उस हायर लेवल लैंग्वेज में इस चीज को करने के लिए ये इसका तरीका है। ये कि हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम जा रहे हैं तो फिर पहले हमने ओपन क्यूडा सी किया, ओपन एमपी किया, और अब इस केस में एमपीआई कर रहे हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज एमपीआई, जैसे मैंने बताया कि सी सी प्लस प्लस में लाइब्रेरीज हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ही हम इसको सीखेंगे, पहले सूडो कोड और फिर लैंग्वेज। ये मैं हम पहले कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ये प्रोग्राम्स लिखेंगे तो हम उसको दोनों चीजें पहले समझने के लिए, हमें बाज दफा ये आसान होता है कि हम अलग अलग P0 का और दूसरे के कोड को अलग अलग सीख लें, तो हम मल्टी प्रोग्राम मल्टीपल डाटा वाली अप्रोच से सीखेंगे। फिर हम सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा वाला प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। हमारा फाइनल एम हमेशा SPMD, क्योंकि वर्जन मैनेजमेंट वाइज ये बेहतर होता है, तो हम इसी को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन हम उधर से इसलिए गुजरते हैं कि समझने में हमें वहां से आसानी रहती है। तो इस स्लाइड पे हम ये चीज कर रहे हैं कि पहले हम मैसेज पासिंग को सूडो कोड लेवल पर सीखें कि भाई ये क्या होता है मैसेज पासिंग। तो सूडो कोड लेवल पर हियर इज ए सिंपल एग्जांपल इस काम की, जो हम कह रहे हैं कि यार इसको, अगर आपका एक प्रॉब्लम है और वो आपने दो हिस्सों में ब्रेक करना है, यानी अब मैं इसको बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम, हम अभी पहले अप्रोच को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंपल सा केस ले रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि एक ओके, अच्छा, तो समझने के लिए इन काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हम ये अप्रोच पहले समझना चाहते हैं कि क्या मुराद है मैसेज पासिंग से। और हम कह रहे हैं कि अगर एक अरे है और उसको हमने दो हिस्सों में स्प्लिट सिर्फ किया, अक्सर तो हम पी हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, या हम कह रहे हैं एक अरे है जो दो हिस्सों में स्प्लिट करें और फिर हम मैसेज पासिंग अप्रोच से उस पर काम करें, तो क्या होगा। तो ये उसमें बता रहा है, इसमें हमने यहाँ दिखाया है कि एक प्रोसेसर 0 होगा और एक प्रोसेसर 1 होगा।
ये दो प्रोसेसर हैं जिन्होंने इस पे काम करना है। पहले ये प्रोसेसर 0 पूरे अरे AI है, यहाँ इंग्लिश लाइक, ये फोट्रॉन लाइक असल में लिखा हुआ है, इंग्लिश लाइक लिख रहे हैं कि इन अरे ए में डाटा फिल करेंगे, अरे ए के अंदर डाटा फिल कर रहे हैं हम फ्रॉम 0 to n-1, ये फिल किया। फिर इसने अपना हाफ डाटा दूसरे प्रोसेसर 1 को भेजा। तो सेंडिंग टू प्रोसेसर 1 क्या है कि AI का अपर हाफ, ये आई फ्रॉम n/2 to n-1, इसने अपने डाटा का अपर हाफ जो है वो दूसरे प्रोसेसर को सेंड कर दिया। ये सेंड करेगा डाटा, अब मैसेज से सेंड होगा, ये इस तरह नहीं है कि वो शेयर वो कर ले। तो सेंडिंग यहाँ इस्तेमाल होगी कि ये अपर पार्ट को दूसरे प्रोसेसर को भेज रहा है। इसके बाद इसका जो अपना हिस्सा है लोअर हाफ, उसको ये कंप्यूट करेगा। ये कह रहा है कंप्यूट सम 0, इसका नाम उसने सम 0 अपने कंप्यूटर में, इसमें वो सम कर रहा है अपना हाफ, लोअर हाफ, ये आई फ्रॉम 0 to n/2, यानी इसने अपने लोअर पोर्शन को सम किया है यहाँ पर और इस वेरिएबल में डाल दिया सम 0 में। इसके बाद अब इसको जो इसने उधर भेजा था अपर हाफ, वो प्रोसेसर उस हाफ को सॉल्व करेगा और इसको रिजल्ट सेंड करेगा वो। तो ये उसको रिसीव करेगा। अब ये रिसीव कर रहा है उस प्रोसेसर 1 से रिजल्ट इन ए वेरिएबल सम1, इसने एक नाम रख दिया सम1, उसमें उस प्रोसेसर का रिजल्ट रिसीव करेगा। और उसके बाद ये अपने सम को, जो कि सम 0 है, और उधर से रिसीव किए हुए सम को, इन दोनों को ऐड करके एक ग्रैंड सम बना लेगा, फाइनल सम, टोटल अरे का सम। ये सम 0 इसने अपने हाफ, लोअर हाफ में सम बनाया है, ये इसने दूसरे प्रोसेसर को भेजा था, उसने ये सम करके दिया है। इन दोनों समों को इसने रिसीव करके इकट्ठा किया है और फिर उसको प्रिंट कर दिया। तो प्रोसेसर 0 का ये काम है। इसने अपने आधे हिस्से को सम करने के अलावा थोड़ा सा बुक कीपिंग का भी काम ये करता है, कि जैसे हम पहले भी देखते रहे, प्रोसेसर 0 या मेन जो है वो ये करता है कि एक इनिशियलाइजेशन का काम और डाटा सेंडिंग के काम और डाटा को कलेक्ट करने का काम एडिशनल ये करता है, और इसने अपने हिस्से का काम भी किया है। अच्छा, अब मैं ये वाला जो हमने कहा था कि इसने इस जगह कहा है सेंड टू प्रोसेसर 1 अपर हाफ, ये उसने से जब भेजा तो अब उस प्रोसेसर पे जिसको भेजा है वो ये है, उसका कोड ये प्रोसेसर 1, इसमें उस सेंड के अगेंस्ट ये रिसीव का इंस्ट्रक्शन होगी। इट विल से रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर 0 दिस थिंग। हेलो हेलो, अच्छा Yes, sir. अच्छा ओके, अच्छा रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर 0, ये जब प्रोसेसर 0 ने अपर हाफ ये भेजा है उसको इस जगह, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ ये रिसीव की फंक्शन है या सब रूटीन है जो कह रहा है ये रिसीव कर रहा है। यहाँ अपर हाफ सेंड किया जा रहा है डाटा, ये डाटा सेंड हो रहा है बकायदा मैसेज से इस जगह, और ये उसको रिसीव कर रहा है, ये उसकी यहाँ रिसीव इंस्ट्रक्शन। तो ये रिसीव किया इसने प्रोसेसर 1 ने अपने हिस्से का डाटा जो उसने भेजा था, और इसने फिर अपना सम बनाया पैरेलल में। प्रोसेसर 1 एक अलग नोड है, उसको डाटा मिल गया है, वो अपना सम बना रहा है, और प्रोसेसर जो 0 था वो उधर वहां पर अपना सम बना रहा था। ये काम पैरेलल में हो रहा है। अब जब इसने सम बना लिया सम 1 में, तो अब ये एक सेंड इंस्ट्रक्शन से जो इसके नीचे ये सेंड कर रहा है अपने सम 1 को प्रोसेसर 0 के लिए। तो आप देखोगे ये जो सेंड करेगा वो उसका रिसीव ये है, ये रिसीव। तो हमेशा आपके प्रोग्राम में सेंड और रिसीव हमेशा पेयर्ड होने चाहिए। अगर आपने एक तरफ से सेंड किया और उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिसीव ना हुआ, तो ये नॉन पेयर्ड सेंड रिसीव विल नॉट वर्क, क्योंकि अगर एक एंड से डाटा भेजा जा रहा है तो किसी जगह वो रिसीव होना चाहिए। तो हम इस प्रोग्राम में भी देख रहे हैं कि इसके इस सेंड को जब ये डाटा भेज रहा था उसके अगेंस्ट दूसरे प्रोसेसर में रिसीव है, डाटा का रिसीव। तो ये डाटा सेंड, डाटा रिसीव। फिर एक
फिर इसने जब रिजल्ट बनाया इसने सेंड किया, अब इसका सेंड ये वाला है कि ये अपने सम को भेज रहा है खाली, अब ये डाटा नहीं भेज रहा, रिजल्ट भेज रहा है। तो ये रिजल्ट का सेंड है, इस सेंड के अक्रॉस ये रिसीव है प्रोसेसर जीरो में, क्योंकि इसने प्रोसेसर जीरो को भेजा है। तो इस तरह ये सेंड और रिसीव आपस में पेयर्ड हुए, ठीक है, हमेशा ये पेयर्ड होंगे। ओके, ये दिस इज क्लियर, ये किस तरह सेंड और रिसीव के जरिए एक सिंपल वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके ओके, एक दफा फिर बता दूं थोड़ा। अच्छा चले, अभी ये दोबारा आएगा बेसिकली। ओके, मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। ओके चलिए, ड्रॉ करके हम कर लेते हैं, उससे शायद आप और बेहतर हो जाए, क्योंकि ये है तो इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि कॉन्सेप्ट मेन यही है। ये आपका एक, हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसको ऊपर बनाते हैं। ये आपका टोटल एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर एक लाइन की शक्ल में बना लेते हैं, ये एक वेक्टर ए है, ठीक है। इसका हमने एलिमेंट को सम करना है, इसके एलिमेंट को सम करना है, और हम कह रहे हैं कि दो पीसी जो एक क्लस्टर में कनेक्टेड हैं, एक पीसी का नाम है प्रोसेसर 0 और एक पीसी का नाम है प्रोसेसर 1। हम आधा आधा अरे हर एक से ऐड करवाएं पैरेलल में, ये हम काम करना चाहते हैं। तो होगा क्या कि शुरू में ये जो अरे है ये किसी एक प्रोसेसर से स्टार्ट होता है, अमूमन प्रोसेसर 0 से। तो प्रोसेसर 0 ये पूरा अरे ए का बनाएगा, यानी इसको डिक्लेयर करेगा और उसमें डाटा इनिशियलाइज करेगा, जो हम पहले भी करते थे। ये हम तमाम क्यूडासी में भी और ओपनएमपी में भी कर, हमेशा कोई मेन डाटा किसी जगह होता है प्रोसेसर 0 में, और वो टोटल डाटा को इनिशियलाइज करने का काम करता है। ए उसने डिक्लेयर किया, उसके अंदर लूप डाला, उसमें डाटा फिल कर लिया। वो डाटा रैंडम भी हो सकता है, वो डाटा आउटसाइड से भी ले सकता है, यूजर से भी ले सकता है, मगर अपने एरे में डाटा डाला, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि मैंने इस पूरे डाटा को ऐड नहीं खुद करना, मैंने आधा डाटा खुद ऐड करना है और आधा डाटा दूसरे प्रोसेसर से ऐड करवाना है, जो हम पार्टीशन करते रहे पहले। यहाँ सिर्फ दो हिस्सों में पार्टीशन हो रहा है। तो इसने ये किया, ये इनिशियलाइज करने के बाद, कि इसने कहा कि ये जो पहला हाफ है इसे मैं अपने पास रखूं, फर्स्ट हाफ, और अपर हाफ जो है मैं दूसरे प्रोसेसर को दे दूं। ये दो पार्टीशन आपने आधे आधे कर दिए, एक लोअर हाफ और दूसरा अपर हाफ। इसने कहा कि ये मैं खुद करूंगा, ये वाला सम, इन एलिमेंट्स का सम, इसका नाम ये P0 है। ये P0 ने कहा, सोचा कि ये वाला जो हाफ है इसको मैं सम कर लेता हूं, और जो दूसरा हाफ है वो मैं उससे करवाऊंगा दूसरे प्रोसेस। तो ये P0 के लिए हो गया ये एडिशन का काम, और ये P1 के लिए हो गया ये दूसरा P1। अच्छा, ये P1। तो इस काम को करने के लिए क्या करें, क्योंकि ये अब काम दो सेपरेट पीसीस पे होना है। अब ये क्लस्टर सिस्टम है, मेमोरी शेयर्ड नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक ही मेमोरी में ये पूरा वेक्टर पड़ा होता तो एक प्रोसेसर यहाँ एक्सेस करके अपना काम कर लेता और दूसरा प्रोसेसर इस डेटा को एक्सेस करके अपना काम कर लेता। ऐसा नहीं है, वो शेयर्ड मेमोरी में दोनों दफा, जब हमने क्यूडासी से किया और जब हमने ओपनएमपी से किया, तो क्योंकि शेयर्ड मेमोरी थी तो हर प्रोसेसर अपने हिस्से को वहां से लेता था और उस पर काम शुरू कर देता था। अब ये पूरा वेक्टर एक प्रोसेसर में है और इसको दूसरे प्रोसेसर से हेल्प चाहिए, तो ये सिचुएशन है कि एक ये नोड है, ये पीसी है, और एक ये पीसी है, और ये आपस में यहाँ एक लैन से कनेक्टेड है। ये लैन का स्विच है, ये लैन स्विच है, और ये इससे कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये दो पीसी है और इस लैन से कनेक्टेड है। इनिशियली अभी पहले पूरा ए, ये जो ए मैंने बनाया है, ये इस प्रोसेसर P0 ने तैयार किया है, यानी इसने ए को डिक्लेयर किया है, ए में डाटा फिल किया है। तो अभी ये पूरा अरे इसके पास है। अच्छा, ये चाहता ये है कि मैं ये काम को स्प्लिट करके आधा काम खुद करूं यहां पे और आधा काम इससे करूं दूसरे नोड से।
तो अब इसको लिटरली ये करना पड़ेगा कि ये आधा अरे अपने पास रखते हुए जो अपर हाफ ऑफ द अरे है वो बकायदा एक मैसेज के जरिए से यहाँ मैसेज जाएगा, ये मैसेज ट्रेवल करेगा लैन के थ्रू, देयर विल बी सेंड मैसेज जिसमें वो अपर हाफ का डाटा उसे भेजेगा। P1 मैसेज के थ्रू आएगा। बिल्कुल, देयर विल बी ए मैसेज, जैसे आप लोग नेट में जानते हो सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस डाल के उसके साथ डाटा पैक करके भेजते हैं, ये उस तरह का मैसेज है। तो ये एक बकायदा एक पैकेट जाएगा जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होगी और उसके अंदर डाटा होगा। ही विल सेंड दैट मैसेज के भाई सेंड अपर हाफ ऑफ डाटा को ट्रांसफर करेगा टू द अदर नोड। ये फर्क है मैसेज पासिंग वाली अप्रोच में जो अब हम कर रहे हैं क्लस्टर सिस्टम में। पिछलों में क्या था, पिछलों में क्योंकि दोनों प्रोसेसर, ये जो दो थे ये प्रोसेसर होते थे, ये भी पहले भी दो प्रोसेसर होते थे लेट से पिछले सवालों में, मगर उसमें ये दोनों के लिए एक कॉमन मेमोरी जो होती थी सिस्टम मेमोरी, ये दोनों को एक्सेसिबल होती थी। ये सिस्टम मेमोरी है, ये दोनों के पास, दोनों इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोसेसर मल्टी कोर वाले यहाँ इस मेमोरी पे दोनों कनेक्टेड होते थे ये, तो इन्हें इसमें अगर इस एक डाटा इस मेमोरी में पूरा अरे पड़ा होता था, यहाँ पूरा अरे, ये अरे, इसके अंदर पूरा अरे, तो इसको नहीं कहना पड़ता था कि यार ये प्रोसेसर अगर इसने भी अरे को फिल किया है नो प्रॉब्लम, ये अपने हाफ को देख के उस पर काम शुरू कर दे और दूसरा जो है अपने हाफ पे शुरू कर दे। अब इसको इस अरे का अपर हाफ उसे सेंड करने की जरूरत नहीं होती थी क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी सिस्टम थे पहले, ठीक है। क्यूडा सी में भी शेयर्ड मेमोरी थी, ग्लोबल मेमोरी, और इसमें भी ओपन एमपी जब हम मल्टी कोर कर रहे थे उसमें भी शेयर्ड मेमोरी थी। अब मसला ये हो रहा है कि पूरा अरे इसके पास है, इसने कहा मुझे ये काम करवाना है, आधा उससे और आधा इससे। दूसरा प्रोसेसर इस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता जैसे कि पहले कर रहा था। अब इसको ये जरूरत है कि दूसरे प्रोसेसर को आधा डाटा बाकायदा एक मैसेज में पैक करके और भेजे दूसरे को, इसलिए ये मैसेज पासिंग है और इसमें आपको सेंड का सब रूटीन इस्तेमाल करना होगा और वो सब रूटीन बाकायदा कहेगा कि सोर्स प्रोसेसर का एड्रेस, डेस्टिनेशन प्रोसेसर का एड्रेस और डाटा, ये सब उसमें डाल के पैकेट भेजेगा उसे। ओके, यानी P1 जब P0 के पास जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। हाँ, ये P0 अब, हाँ P0 आधा डाटा, ये P0 है, ये P0 है और ये P1 है दूसरा, ये 1 है। तो ये आधा डाटा पहले उसे भेजेगा, आधा वेक्टर ट्रांसफर करेगा P1 को, ठीक है, और फिर ये कहेगा ओके गो अहेड। तो P1 जो आधा अपना अपर हिस्सा है उसकी समिंग वो बनाना शुरू कर देगा और इधर ये अपना जो लोअर पार्ट है उसका सम बनाना शुरू कर देगा। तो दोनों अपने सम पैरेलल में बना रहे हैं। अच्छा, जब ये P1 अपना सम तैयार कर लेगा तो अब ये फिर अपने रिजल्ट को इसको भेजना है क्योंकि अब ग्रैंड रिजल्ट इधर बनना है। अब वो सम 1 उसने बनाया है, वो एक और पैकेट बनाएगा और वो वापस भेजेगा कि लो भाई मेरा सम 1 जो है वो ये है, सेंड मैसेज से भेजेगा, ये वाला उधर रिसीव करेगा, रिसीव मैसेज से ये। तो अब उधर से उसने कैलकुलेट किया सम 1, इसने अपना लोअर हाफ के डाटा पे सम 0 किया है, उसने अब सम 1 इसको भेजा, इसने उसे रिसीव किया और अपने सम 0 में उसके सम 1 को ऐड करके ग्रैंड सम बनाया, ठीक है। तो अब इस मामले में एक दफा इसने सेंड किया डाटा, वेक्टर का आधा वेक्टर, और उसने रिसीव किया और उसने अपने रिजल्ट सम 1 को भेजा और इसने रिसीव किया। इसलिए हर सेंड के अगेंस्ट एक रिसीव हमेशा होगा क्योंकि अगर कोई प्रोसेसर कुछ भेज रहा है तो देयर शुड बी सम रिसीव भी होगा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि हमेशा सेंड और रिसीव पेयर्ड होते हैं। ये सेंड डाटा भेजने वाला है, ये सेंड, इसका पेयरिंग दूसरे प्रोसेसर में ये है, इसका रिसीव दूसरे प्रोसेसर में ये वाला है ये। और अच्छा,
और इसने फिर रिजल्ट जब बनाया है तो वो सेंड किया है, इसका रिसीव इस वाले में दूसरे प्रोसेसर में ये है, ये वाला रिसीव, ये कि इसने अपना सम्मन भेजा, उसने रिसीव किया, ऊपर उसने डेटा भेजा था, इसने रिसीव किया। तो ये सेंड और रिसीव बिटवीन द नोड्स पेयर्ड होने चाहिए हमेशा, और ये सब रूटीन है जो एक पैकेट बनाते हैं और उस डेटा को सेंड करते हैं और दूसरा उस डेटा को रिसीव करता है। ठीक हो गया? ठीक है। ओके, दिस वाज द मेन पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब अगर ये पार्ट आपको समझ आ गया मैसेज पासिंग का, तो नाउ थिंग्स शुड बी ट्रिवियल फॉर यू। गुड दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एट दिस स्टेज। मतलब आई वांट दैट कि आप लोग ऐसा करें, वरना हम तेजी से फिर आगे चले जाते हैं और बाद में महसूस होता है कि वी शुड हैव स्पेंड मोर टाइम ऑन इट। प्लीज डू दैट। ओके, अब फिर लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। अच्छा, अब हमने कहा अच्छा भाई हमारे सेंड और रिसीव ये दो चीजें हैं जो मेन नई बातें हमें सीखने की जरूरत है। असल में बाकी चीजें तो बहुत सारी कॉमन ही रहेंगी। ये नई बात आई कि अब हमें पैकेट बना के डेटा को नोड्स के दरमियान भेजना है। सो दिस इज अ न्यू थिंग। तो दो नए सब रूटीन हमें सीखने पड़ेंगे। एक सेंड का सब रूटीन, ये लाइब्रेरी में मौजूद है, एमपीआई की जो लाइब्रेरी है उसमें उन्होंने ये सब रूटीन बना के डाल दिए हैं। यू विल कॉल देम एंड यूज देम, उससे खुद ही वो पैकेट बनेगा और दूसरे नोड को चला जाएगा। तो अब ये हमने कहा कि ओके, एक तो हमें सेंड मैसेज की सब रूटीन चाहिए और एक रिसीव मैसेज का सब रूटीन चाहिए। अच्छा, फिर हमने अभी सूडो कोड लेवल पे हम देख रहे हैं कि यार हमने सोचा कि सूडो कोड वाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर कोई मैसेज सेंड करना हो और रिसीव करना हो तो क्या होनी चाहिए। हमने ये देखा पैरामीटर क्या हो। तो कैन यू गेस कि भाई जब हम कोई भी पैकेट भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें होनी चाहिए, उस सब रूटीन को जरूरत पड़नी चाहिए। उसमें अमूमन देखिए अगर सेंड कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि किसको सेंड करें। यानी देयर आर मैनी नोड्स कनेक्टेड, उस लैन के साथ क्लस्टर में बहुत से नोड्स कनेक्टेड है, एक PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5। तो आप अगर किसी एक नोड से भेज रहे हैं तो उस नोड को पता होना चाहिए कि मैं मैसेज किसको भेज रहा हूं, किस नोड पे जाए। तो डेस्टिनेशन के पीसी या प्रोसेसर का एड्रेस एक ये जरूर है कि मैं भेज रहा हूं प्रोसेसर नंबर या नोड नंबर 7 को, एक ये चाहिए आपके इसके पैरामीटर में। दूसरे, जब आप सेंड कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये डेटा कहां से जाए, कौन सा डेटा भेज रहा हूं मैं, मेरे किस वेरिएबल में है या किस बफर में ये डेटा है मेरा, जहां से कि ये मैं निकले और उसमें पैकेट में डल जाए। तो आपको डेटा का सोर्स, सेंडर को अपना सोर्स बताना पड़ेगा कि मेरा डेटा किस वेरिएबल से, उसका नाम, या किस अरे से, बफर से उसका स्टार्ट, कि मेरे इस बफर के स्टार्ट ये है। अगर अरे है तो उस अरे का स्टार्ट पॉइंट बता दो कि मेरा डेटा अरे के इस पॉइंट से भेजना है। तीसरी चीज, डेटा का साइज। अमूमन ये जो आईपी वगैरह में भी आप पैकेट्स होते हैं उनमें भी सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेटा, एरर चेकिंग, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो डेटा की लेंथ वगैरह वगैरह। हमने वो सारी चीजों की बजाय यहाँ एक बहुत सिंपल फॉर्म रखी है, मोस्ट एसेंशियल। तो ये तीसरी चीज है डेटा का साइज, क्योंकि इसने बताया, सोर्स में बताया था कि मेरे फला अरे या मैट्रिक्स से जाना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया था यहाँ कि यहाँ से स्टार्ट होगा। इसलिए अब कितना बड़ा डेटा है, खत्म कहाँ हो, इसके लिए डेटा का साइज बता दिया। तो तीन बहुत जरूरी चीजें हैं अगर आपने एक पैकेट को भेजना है फ्रॉम ए सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। एक डेस्टिनेशन प्रोसेसर का एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, एक डेटा ने किस सोर्स से जाना है और उसके डेटा के तादाद या साइज या एलिमेंट्स कितने हैं, हाउ बिग इज द डेटा, from where it is to go and to which node it has to reach.
ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग? क्यों भाई? हेलो? यस सर। ओके। अब दूसरी तरफ जो रिसीव का हम वहां इस्तेमाल कर रहे थे, रिसीव वाले को क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत है? एक, उसको ये जरूरत है कि मैंने किस प्रोसेसर से डाटा रिसीव करना है। तो यहाँ सोर्स प्रोसेसर, वहां डेस्टिनेशन, क्योंकि भेज रहा है तो वो बता रहा है किसको जाना है। ये रिसीव कर रहा है तो ये कह रहा है मैंने किस से रिसीव करना है, किस नोड का डाटा मैं रिसीव कर रहा हूं। और आगे बिल्कुल वही है कि मैं जब रिसीव करूंगा तो डाटा को किस बफर में डालूं, कि रिसीव डाटा के बफर का नाम, कि मैं डाटा रिसीव करके अपने किस बफर में उसको डालूं, उसका नाम मे बी अरे बी, उधर ए से भेजा उसने, यहाँ उसने एक अपने अरे का नाम बी रख लिया और उसमें डाटा डाला, तो वो नाम देगा। और उसके बाद उस डाटा का साइज, कि उसी तरह ऊपर की तरह कि कितने एलिमेंट्स हैं जो डाटा में आ रहे हैं जिनको मैंने रिसीव करना है। तो आप देखो तो इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि सेंडर के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस और रिसीवर के लिए सोर्स एड्रेस। बाकी डेस्टिनेशन सोर्स वाला बता रहा है मेरे किस जगह से डाटा जाए और कितना। ओके, तो ये हमने देख लिया सेंड और रिसीव, ठीक है, दैट इज। अब डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस सेंड एंड रिसीव? ये मेन क्रक्स है असल में। उधर जो हमने प्रोग्राम किया उसमें नई बातें यही थी, हाउ टू सेंड एंड रिसीव डाटा बिटवीन द टू नोड्स। तो अब ये उसकी हमने सब रूटीन की फॉर्मेट में देख ली कि पैरामीटर क्या है। अच्छा, इसमें एक मैंने नीचे नोट लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कहते हैं डाटा साइज, तो इस केस में इट इज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें थोड़ा सा क्यूडा सी में ये करना पड़ा था। सी और सी प्लस प्लस में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते थे। अगर एक अरे है 100 एलिमेंट्स का, ए 100, तो उसके एलिमेंट्स की तादाद 100 है। उनका बाइट्स कितने हैं हम बॉदर नहीं करते थे सी और सी प्लस प्लस में, लेकिन क्यूडा सी में हम उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ बाइट्स भी कैलकुलेट करते रहे, क्योंकि क्यूडा सी में उसकी जरूरत थी। सी सी प्लस प्लस में इसकी जरूरत नहीं होती। तो यहां जब हम कहते हैं डाटा साइज, तो इट इज नॉट इन बाइट्स, इट इज इन नंबर ऑफ एलिमेंट। इफ इट इज एन अरे ऑफ 100 एलिमेंट्स, ओके 100, ओके ऑलराइट। अब अगर हमने ये सेंड और रिसीव की इंस्ट्रक्शन को समझा है, तो अब इसको हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं बाय यूजिंग सेंड एंड रिसीव। पहले वाला ही जो हमने एक प्रोसीजर सीखा था, उसमें हमने कहा था कैसे काम होगा। उसके बाद हमने सेंड और रिसीव के इंस्ट्रक्शन को सीखा है। और अब हम देख रहे हैं कि अगर एक हम प्रोग्राम लिखें, प्रोग्राम अभी हम सूडो कोड लेवल पे लिख रहे हैं, किसी लैंग्वेज की बारीकी में नहीं जा रहे। अगर हम एक प्रोग्राम लिखें तो यही ऐड अरे का काम बाय यूजिंग सेंड एंड रिसीव कैसे वो प्रोग्राम लिखा जाएगा। अब हम उसी बात को जो पहले हमने स्टेटमेंट्स की शक्ल में कही थी, यानी यहां जो मैंने ये एक ऐड अरे दो हिस्सों में, ये ऐड अरे दो अरेज को ऐड नहीं करना है, ये एक अरे के एलिमेंट्स को ऐड करना है। प्रोसेसर 0 आधा लोअर हाफ को ऐड कर रहा है, प्रोसेसर 1 अपर हाफ को ऐड कर रहा है। ये जो डिस्क्रिप्शन की शक्ल में बात की गई थी, इसको अब हम सूडो कोड की शक्ल में लिखना चाहते हैं, ये वाली बात। क्योंकि अब हमें सेंड और रिसीव जो था उसको जरा फॉर्मल तरीके से लिखना आ गया है, तो वो काम अब हम करने लगे हैं यहाँ पर। ये ओके, यहाँ हमने ये कर लिया। हेलो हेलो यस हेलो, सर। जी जी, ओके, यू कैन हियर मी? यस सर। ऑलराइट। अब ये वो कोड है कि हम कह रहे हैं एक प्रोसेसर 0 एज यूजुअल जैसे पहले था, ये प्रोसेसर 0 है और ये प्रोसेसर 1 है, सेम उसी को हम करने लगे। अब प्रोसेसर 0 पहले तो डिक्लेयर करेगा,
अरे एन पूरा अरे इसने अपने पास डिक्लेयर करना है, टोटल अरे, क्योंकि इसने उसमें डेटा फिल करना है, फिर उसको बांटना है, तो इसका मेन काम ओवरहेड का भी है। ए एन इसने डिक्लेयर किया। फिर इसने अपने पास दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। एक इसने पहले से सोचा सम 0 का मैं डिक्लेयर करूं जिसमें मैं अपना सम डालूंगा, और एक सम 1 इसने सोचा जब उधर से रिजल्ट आएगा उसको इसमें लूंगा। ये इसकी प्लानिंग है। कोड लिखने वाला ये प्लान करता है मैं क्या नाम रखूं, किस लिए रखूं हमेशा। और तीसरा उसने सम का वेरिएबल किया जिसमें उसने सोचा कि मैं टोटल सम जो ग्रैंड सम है वो डालूंगा। तो आप एक अरे है उसके एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं दो प्रोसेसर के जरिए से इन पैरेलल। आधा लोअर हाफ आप P0 से ऐड करवाना चाहते हैं, अपर हाफ आप P1 से करवाना चाहते हैं। इनिशियली डाटा टोटल जो है वो P0 के पास होगा और वो हाफ डाटा दूसरे को भेजेगा। तो यहां पर उसने ये जो an है इसमें डाटा भेजा, जैसे आप फिल किया फॉर i 0 to n-1, ये इनिशियलाइजेशन ai में आप डालते जाए या रैंडम नंबर डाल दें ai इक्वल टू सम रैंड, या ai इज इक्वल टू i आप 1 2 3 4 5 फिल कर दें। तो आप यहाँ डाटा इनिशियलाइजेशन जो है ये प्रोसेसर 0 करना है। इसने एक अरे डिक्लेयर किया, उसमें डाटा फिल किया इनिशियलाइजेशन। ओके, इसके बाद ये वो काम आया, ये कह रहा है अब मैं इस डाटा का अपर हाफ पोर्शन दूसरे प्रोसेसर को भेज दूं। ये हमें अब सीखना है। सेंड का सब रूटीन कॉल किया, ये नेम है सेंड। इसके पैरामीटर अब हम देखते हैं। पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए था, किस प्रोसेसर को भेजना है, डेस्टिनेशन प्रोसेसर की आईडी। ये लिखा है 1, इसलिए क्योंकि प्रोसेसर 1 को भेजना था तो आपने यहां आईडी 1 लिख दिया, प्रोसेसर 1। ओके, इसके बाद इसने कहा उसको जो डाटा मैं भेज रहा हूं वो मेरे किस जगह से जाएगा, मेरे किस बफर से जाएगा और कहां से स्टार्ट होगा वो डाटा। तो इसने लिखा an/2, ए का अपर हाफ इसने भेजना है तो मिडिल की वैल्यू से कहा डाटा स्टार्ट यहां से होगा, जो मैं भेज रहा हूं उसका स्टार्ट मिडिल ऑफ माय अरे ए है, an/2 है, वहां से स्टार्ट होगा डाटा। डाटा के कितने एलिमेंट्स उसे भेजूं, डाटा का साइज क्या होगा, n/2 हाफ। टोटल अरे n साइज का था, n/2 एलिमेंट्स भेजने हैं, उनका स्टार्ट पॉइंट an/2 है और डाटा भेजना है प्रोसेसर 1। ये हमने सेंड के सब रूटीन के पैरामीटर्स बता दिए। ओके, ऑलराइट, यस सर। ओके, Yes, sir. ऑलराइट। सम 0 को अब इसने, अच्छा अब इसने कहा मैंने ये तो उसको तो भेज दिया है, वो अपना काम करेगा। इस डाटा पे इस प्रोसेसर ने काम करना है, हम देखेंगे, चलो यहीं पे देख लेते हैं। ये जब इसने ये सेंड किया यहाँ सेंड, तो दूसरा प्रोसेसर ने ये अब इस सेंड के जवाब में दूसरा क्या कर रहा है, उस प्रोसेसर ने अपना एक बफर अपना डिक्लेयर किया है। अच्छा, उसने सोचा यार मैंने तो आधा डाटा ही लेना है तो मैं क्यों n साइज का बफर डिक्लेयर करूं, ये इसकी मर्जी है क्योंकि इट्स अनदर पीसी। तो इसने एक b नाम का बफर बनाया, उसका साइज इसने कहा मुझे n/2 चाहिए साइज, इट्स अनदर नोड। और इसने एक वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया, इसका नाम ये डिफरेंट रख सकता था और सेम रख सकता, मर्जी है इसकी। तो इसने भी कहा चलो मैं भी सम1 ही नाम रख लेता हूँ अपने सम के लिए। तो वो जब उधर से सेंड हुआ ये डाटा, इसने इधर ये रिसीव किया। सबसे पहले इसने ये किया, रिसीव किया डाटा। इस रिसीव इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर देख लेते हैं। ये कह रहा है मैंने डाटा रिसीव करना है फ्रॉम प्रोसेसर 0। यहां उसने लिखना है किस प्रोसेसर से रिसीव करना, 0 से। फिर इसने बताना है कि मैंने डाटा किधर डालना है जो रिसीव कर रहा हूं। इसने कहा मैंने बफर बी के 0 से स्टार्ट लेते हुए इस डाटा को डालना है, बफर बी को फ्रॉम 0 इस डाटा को मैं डाल दूंगा। और कितने एलिमेंट्स में डालूंगा उसमें, क्या साइज होगा डाटा का, n/2। आप देख रहे हैं उसने जो डाटा भेजा था n/2 साइज का, इसने अपने बफर बी में जो कि n/2 साइज का था वो डाटा 0 से लेके n/2 तक फिल कर लिया। ओके, कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, इस सेंड के अगेंस्ट ये रिसीव हो गया।
अब ये दोनों अपनी अपनी जगह इनके पास डाटा है। अब ये पैरेलल में अपने हाफ को ऐड करेंगे पैरेलल। अब ये पैरेलल में काम अब हो रहा है। पहले इसको देख लेते हैं। इसने एक इनिशियलाइज किया अपना जो ये था वेरिएबल, सब इसको 0 किया और इसने यहां पर ऐड किया अपने हाफ को, i फ्रॉम 0 टू n/2। ये इसका अपना जो हाफ था उसमें सम 0 में इसने ai को ऐड किया। ये अकुमुलेट है, या आप प्लस करके कर सकते हैं। ये इसने सम 0 में ai ऐड करके समझो, इसने अपने हाफ को ऐड कर लिया सम 0 में। अब ये तैयार है, इसका रिजल्ट तैयार है। लेकिन अभी अभी इसने उधर से रिजल्ट इसको रिसीव करना है। यहां रिसीव करेगा ये। क्या रिसीव करेगा? ये रिसीव करेगा 1 sum 1। हाँ। दूसरी तरफ जो उसके पास डाटा गया था, उसने कहा मुझे अपना सम बनाना है। इसने अपने सम 1 को 0 किया और जी इसने अपने डाटा को यहां सम किया। अब इसका डाटा क्योंकि बफर बी में था और वो 0 से जी n/2 था, तो आप देखोगे इसका अब यहाँ पे लूप 0 से n/2 है, क्योंकि ये तो अपना लोकल लूप है। इसने यहाँ बी आई को सम करके अपना सम 1 में बना लिया और फिर इसने कहा कि मैं ये सेंड करता हूं ये अपना सम 1 टू प्रोसेसर 0, अपना सम 1 भेज देता हूं। ये सिर्फ एक वेरिएबल है और इसका साइज मेरे इट इज जस्ट 1 इंटीजर है, तो ये 1, इसका साइज है 1 एलिमेंट। तो ये इसने जी कहा मैं अपना सम भेजता हूं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरफ ये है रिसीव। ये कह रहा है ओके नाउ आई शुड रिसीव डाटा फ्रॉम द अदर एंड। तो रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर 0, यहां देखिए नंबर फ्रॉम प्रोसेसर 0, वो सॉरी प्रोसेसर 1 मैं रिसीव कर 1 रहा हूं और मैं रिसीव करूंगा जी सर इन वेरिएबल सम 1 और डाटा का साइज है 1। जी इसने उधर का सम रिसीव कर लिया। अब इसके जी पास यहां पे इसने अपना सम 0 बनाया था और यहां पे इसने सम 1। ऊपर बनाया था। हाँ जी 1 अब इसने बनाया था। कहा कि मैं इन दोनों को ऐड करके ये ग्रैंड सम बना लूं। सम बना लिया और जी मैं इसको अब जी प्रिंट कर सकता हूं। ठीक है, सही। यस सर। ओके। तो आपने देखा कि वही काम जो आप पहले करते थे अब दो नोड्स के दरमियान बाय मैसेज पासिंग हुआ है। जैसे लैन में पैकेट पास करते हैं, आईपी सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी डाटा, इसी तरह आपने ये पैकेट यहाँ एक बनाया है, डाटा सेंड किया है और रिसीव किया है। ओके, यस सर। ऑलराइट। अब आपको अगर ये सारी बात समझ आ गई है तो अब आप एक सिंपल इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम पी नोड्स के लिए एक्सटेंड कर, अभी हमने 2 हिस्सों में किया था सिंपल रखने के लिए, लेकिन आपको मालूम है प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होगी कि एक अरे होगा एन एलिमेंट का, जो हम हमेशा करते रहे, एक एन एलिमेंट का अरे होगा। और मल्टी कोर में भी हमारे नंबर ऑफ प्रोसेसर छोटे थे, n 1000, जी और P जो है वो वहां मल्टी कोर में 4, 8 इस तरह के होते थे। ऐसी ही सिचुएशन यहाँ है कि क्लस्टर के अंदर नंबर ऑफ नोड्स आपके हो सकता है 8 हो, 16 हो, 32 हो, 64 हो, इस तरह के पीसी आप कनेक्ट करोगे लैन में क्लस्टर के। और अक्सर जो डाटा प्रोसेस कर रहे होगे, कोई इमेज होगा या अरे होगा, वो कोई थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स और थाउजेंड्स ऑफ नोड का होगा। तो आपको डाटा हमेशा बांट के या पार्टीशन करके, जो हमने पीछे भी किया है कि डाटा को पार्टीशन करके हर प्रोसेसर में वो डाटा उसके हिस्से का काम बांटेंगे और काम को करेंगे। तो हमारे वही सही। सिचुएशन है कि n इज ग्रेटर देन p, और ये कंडीशन खाली कहती है कि इट इज फुल्ली डिविजिबल, यानी डाटा का कोई पोर्शन पार्शियल नहीं जाएगा, फुल्ली डिवाइड हो जाएगा तमाम पीस पे। n mod p 0 का मतलब ये है, इट इज फुल्ली डिविजिबल। ओके, अब हम यही सही। काम जो हमने एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे किया था, उसी को अब हम पी प्रोसेसर के जरिए काम करेंगे। तो उसको देख लेते हैं कि क्या तब्दीली आती है। हम इससे फैमिलियर है पहले, अब सिर्फ फर्क ये है कि ये सेंड और रिसीव से ये काम होगा। अच्छा जी, जी यहाँ पर आपने शुरू में इसके लिए हम देखेंगे देयर विल बी ऑलवेज फंक्शन, जैसे ओपन एमपी में भी थे। आपको देखने हैं कि हाउ मैनी आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे और हाउ मैनी प्रोसेसर। ये फंक्शन अक्सर होता है हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन दिस
गेट नंबर ऑफ नोड और उससे आपको पता चल जाता है कितने पी है। तो एन और पी आपको पता होंगे। उसकी रोशनी में अब ये प्रोसेसर 0 जो है ये डिक्लेयर कर रहा है ए एन पहले की तरह। अब क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसर हैं तो अब इसने वो सम 0 सम 1 सम 2 सम 3 करने की बजाय इसने एक अरे डिक्लेयर कर दिया सम, इसका साइज p रखा, यानी अगर p प्रोसेसर है तो इसको p सम्स मिलेंगे, तो इसने एक अरे डिक्लेयर किया सम p, ठीक है ना। सही। और यस सर। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्रैंड सम, जिसमें इसने सबको अकोमोडेट करके डालना है। ये इसका सबको सम करना है। ये इसका प्लान है। अब यहाँ जी। मैंने वो कोड नहीं लिखा, आप पहले ही जानते हो। इसने पहले ए एन को इनिशियलाइज करना है अपने डेटा से, वो रैंडम डेटा है या यूजर से लेता है इनिशियलाइजेशन। फिर हमने पहले भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है, अगर पी प्रोसेसर में डाटा को बांटेंगे तो हर पीस का साइज जो है उसको हम पार्टीशन साइज या पार्टीशन का नाम देते हैं। एन बाय पी इज साइज ऑफ ईच पार्टीशन, तो वर्ड इसने पार्टीशन इस्तेमाल कर लिया उसके लिए। ओके, ठीक। अब ये कह रहा है कि ऑलराइट, अब मुझे हर पीसी को उसके हिस्से का पार्टीशन भेजना है। अब उस तरह से नीट काम नहीं है कि ओनली 2 हिस्से हैं, लोअर हाफ में रख लूं अपर हाफ से भेज दूं। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि पीस हर प्रोसेसर के नंबर के मुताबिक मैं पार्टीशन को आइडेंटिफाई कर सकूं। ये काम हमने पहले भी किया है, ओपनएमपी में भी किया था, वहां शेयर्ड मेमोरी में किया था। यू रिमेम्बर कि हम कहते थे जी। कि एक जेनिक पार्टीशन की आईडी हमारी इस तरह होती है, हाँ, ये हमने ओपनएमपी में भी ये काम किया है। पहले क्या किया था, वहां शेयर्ड मेमोरी में ये पूरा वेक्टर होता था, शेयर्ड मेमोरी में ये पूरा वेक्टर होता था। पार्डन माय दिस, ओके, पूरा वेक्टर शेयर्ड मेमोरी, ये स्टेट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो अब उसमें हम ये कह रहे होते थे कि यार ये बाहर बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, P0 P1 P2, इनको हमें बताना है प्रोसेसर J को कि तुम्हारा पार्टीशन कौन सा है। ये प्रोसेसर J होता था, प्रोसेसर J है, और उसका पार्टीशन कौन सा है ये हमें बताना है। तो हम यहाँ कहीं उसका पार्टीशन होता था बीच में प्रोसेसर J का, और हम कहते थे कि ये पार्टीशन स्टार्ट होगा JN/P से। ये हमने किया है पहले, JN/P से स्टार्ट होगा ये पार्टीशन, और ये जारी होगा टिल J+1N/P तक, उससे एक एलिमेंट पीछे। ये हमने काम ओपनएमपी में किया था। फर्क ये था कि वहां प्रोसेसर को हम खाली बता देते थे कि तुम्हारा ये पार्टीशन है, और वो वहां से काम शुरू कर देता था। वहां पे ये होता था कि हम पीजे को बताते थे तुम्हारा पार्टीशन जो है वो JN/P से शुरू होता है, वो उस पर काम करने लगता था। यहाँ पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वो मेमोरी पूरा ये वेक्टर विजिबल ही नहीं है दूसरे पीजे को, ये उसके पास ये पीस है ही नहीं, मेमोरी नहीं नजर आ रही। तो अब ये P0 को ये हिस्सा काट के बाकायदा मैसेज में डाल के सेंड करना होगा उसको कि यार ये तुम्हारा डाटा है, इस पे काम करो। सिर्फ फर्क ये है, हालांकि पीस की आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल वही है कि J से लेकर, ये देखें इसका स्टार्ट का है कि प्रोसेसर, ये फॉर J फ्रॉम 1 टू प्रोसेसर 1 से लेकर प्रोसेसर P-1 तक, जैसे हमने फोर्क किए थे, ये जैसे फोर्क था ना, फोर्क में वो बारी बारी एक प्रोसेस जनरेट करता था और उसको सबरूटीन कॉल कर देता था उस पीस पे। ये हमने किया फोर्क और ज्वाइन, बिल्कुल उससे मिलता जुलता, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सेंड करता है। वहां तो बस वो बता देता था तुम्हारा ये एरिया है, यहाँ पे उसको वो सेंड करना पड़ता है। तो ये 1 से उस तक, ये कह रहा है सेंड टू प्रोसेसर J
और जी। उसका डेटा स्टार्ट Array- होगा, हाँ, अरे के Zero. जे इंटू एन बाई पी से स्टार्ट होगा और एंड हाँ होगा। जी। और एलिमेंट का इसमें Partition. एंड देने की जरूरत नहीं, इसमें प्रोसेसर का डेटा का साइज एन बाई पी है। हाँ जी। स्टार्ट होगा जे एन बाई पी से और साइज होगा डेटा का एन बाई पी, ठीक है। जी ये जी अब सर। सो मैनी सेंड्स विल हैपन, वहां पर तो एक ही सेंड था, अब यहाँ प्रोसेसर 1 के लिए एक सेंड है, फिर प्रोसेसर 2 के लिए एक सेंड है, तो देयर विल बी सेंड फॉर ईच प्रोसेसर। जी। ओके, तो अब इसने पहले की तरह हर एक को एक पार्टीशन कट करके भेज दिया। ओके, तो अब डाटा हर एक को भेज Yes, sir. दिया। अब हम उधर का कोड बाद में देखेंगे, इसका कोड देखते हैं। ये भेजने के बाद इसने कहा चलो भाई मैं अपने पार्टीशन पे काम शुरू करता हूँ, ठीक है। अब इसने अपने पार्टीशन पे काम करना है। मैं इसको दोबारा अब इसने कहा ऑलराइट, अब मैं अपना सम बनाता हूं। ये अब अपना हिस्से का सम, इसने आपने देखा कि इसने 1 से p-1 भेजा था, अपना पहला पीस जो है वो अपने पास रखा हुआ है, ये इसने सेंड नहीं किया है। तो इसने 0 से लेकर पार्टीशन यानी n/p-1 तक के पार्ट का सम अपने पास बनाया। सम 0 में, सम 0 को इनिशियल 0 किया, इस पहले हिस्से को इसने सम यहां बना लिया। आप देख रहे हो कि ये कौन सा हिस्सा है, यू नो इट, डू यू नो दिस पार्ट जो इसने अपने Yes, पास। ओके, ये पहले भी ऐसी था ओपन एमपी में। अच्छा, यस सर। ये करने के बाद अब इसने कहा ऑलराइट लेट मी गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम अदर्स। ये P0 अब दूसरों से रिजल्ट ले रहा है। फिर फॉर लूप लगाया इसने फॉर ऑल द प्रोसेसर J फ्रॉम 1 to p-1, और इसने कहा ओके रिसीव फ्रॉम प्रोसेसर J, और जो डाटा वो मुझे भेजेगा उसको मैं यहां डाल दूंगा सम J में, इस अरे के J लोकेशन पे। और ये डाटा अब क्योंकि सम का जो डाटा आ रहा है ये एक इंटीजर है तो इसका साइज है 1। तो अब इसने बारी बारी तमाम प्रोसेसर से, ये लूप मींस देयर आर सो मेनी रिसीव्स, रिसीव फ्रॉम 1, रिसीव फ्रॉम 2, रिसीव फ्रॉम 3, रिसीव फ्रॉम 4 एंड रिसीव फ्रॉम p-1। हर एक से उसका सम इसने रिसीव किया है और अपने इस अरे में डाल दिया। ओके गुड। Yes, अब sir. ये तैयार है ग्रैंड सम बनाने के लिए। ग्रैंड सम को इसने इनिशियलाइज किया 0 और फिर इसने कहा ऑलराइट, अब ये लूप जो है ये तो उसने 0 से p-1 तक डाला, इसमें अपना भी सम डालना चाहता है वो। तो उसने कहा ओके ग्रैंड सम इज आई एड इन ग्रैंड सम j। अब इसने j को 0 से रखा है, इसका यानी सम 0 भी था और बाकी सम 1, सम 2, सम 3, सम 4, इन सब को अकोमोलेट करके इसने ग्रैंड सम बना लिया और अब को उसको फिर इसने प्रिंट कर दिया। तो सेम थिंग जो अभी हमने सीखी थी 2 प्रोसेसर के लिए, वही काम अब p प्रोसेसर के जरिए हमने सीख लिया। ओके Okay, sir. हाँ, only thing is how to point to the partition and the result by using that index। तो ये हमने इसमें देखा है, जो पहले भी हम सीख चुके थे कि सेंड करने के लिए क्या पीस भेजना है, उसको हमने उस प्रोसेसर की आईडी से लिंक करके हमने कैलकुलेट किया है कि किस जगह अरे का कौन सा पीस, जे से कैलकुलेट किया है कि जे n/p। और इसी तरह रिसीव करते वक्त भी हमने देखा है कि कौन सा सम और कहां डालना है। जे से आ रहा है तो उसको सम जे में डालना है। ये एक इसमें बात है और सेंड रिसीव की बात है, बाकी सिमिलैरिटी है। Yes, sir. ओके तो ये P0 ने ये काम किया है। जो दूसरे प्रोसेसर हैं वो क्या काम कर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो ये कि दूसरे प्रोसेसर उन्होंने अपना n और p उन्होंने भी लिया, उन्होंने भी पार्टीशन n/p वेरिएबल डिफाइन किया, उन्होंने एक उन्होंने अपना बफर, मैंने जैसे बताया कि इसको बफर के साइज n/p की जरूरत है, इसको बफर पूरे n की जरूरत नहीं है। हर प्रोसेसर ने n/p पार्ट को रिसीव करना है और उसको कैलकुलेट करना है। इसलिए जी। इसने अपने b का नाम साइज पार्टीशन जितना रखा है।
और इसने एक लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है अपने लोकल सम को बनाने के लिए। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले इसका सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है आई शुड रिसीव डेटा फ्रॉम प्रोसेसर 0 इन माय बफर स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेशन 0 और डेटा का साइज है पार्टीशन n/p। तो जो वहां पर वो प्रोसेसर सेंडिंग वाला लूप में बारी बारी हर प्रोसेसर को भेज रहा था, यहां हर प्रोसेसर में ये कोड है और उसमें अब लूप की जरूरत नहीं। आप देखो रिसीव पे कोई लूप नहीं है क्योंकि जी हर प्रोसेसर ने एक पीस रिसीव करना है। जी जिस तरह फोर्क हम करते थे तो सेंडर पूरा लूप डालता था, लेकिन जो जी जो दूसरा था उसको लूप की जरूरत नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिसीव सिंगल है, जबकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग उधर जो सेंड था, ये सेंड है, ये सेंड है, ये सेंड था। P0 ने सेंड यहां किए हैं पार्टीशन या डेटा, ये उसने लूप में किए क्योंकि इसने सारे प्रोसेसर को बारी बारी भेजना था। अगर 8 प्रोसेसर हैं तो इसने 1 से लेकर और 7 तक प्रोसेसर को एक पीस भेजना है, तो इसके पास 7 सेंड होंगे, यहाँ 7 सेंड जो इस लूप में। वहां जी सर इच सेंड के अगेंस्ट दूसरे एंड पर सिर्फ एक रिसीव होगा जो उसको डेटा आ रहा है, इसलिए उधर के पार्ट में सिर्फ एक रिसीव है। ये कह रहा है कि मुझे रिसीव करना है whatever data has been sent from processor 0 in my buffer जिसका साइज n/p है, पार्टीशन के साइज का है। ओके, ये रिसीव हो गया। ओके, अब ये कहेगा हर प्रोसेसर, ये दूसरे प्रोसेसर है ना, ये जिनको जो रिसीव कर रहे हैं, हर एक अपना लोकल सम बनाएगा। लोकल सम को इनिशियलाइज किया और उसने अब 0 से लेके और पार्टीशन तक के जो एलिमेंट्स फिल किए हैं अपने बफर बी में, इसने बफर बी में फिल किए थे, ये उनको लोकल सम में अकोमोडेट कर लेगा। जी सर ऑलराइट, लोकल में ऐड होता जाएगा। हाँ ऐड होता जाएगा। हर एक अपना अपना सम बना रहा है पैरेलल में, सारे जी प्रोसेसर्स पर ये कोड चल रहा है, सारे प्रोसेसर पे अदर जी देन। और जब वो अपना सम बनाएंगे तो अपने उस सम को वो सेंड कर देंगे कि ये सेंड कर रहा है, यहाँ जी पे सेंड किया टू प्रोसेसर 0, इसने अपना लोकल सम जिसका पहले साइज, वाले के प्रोसेसर को सेंड कर दिया। हाँ 0 प्रोसेसर को, और इस वेरिएबल में जो डेटा इसने बनाया था वो उसको सेंड किया और इसका साइज जी डेटा का 1 है, डेटा 1 यस सर एलिमेंट का है। तो आप देख रहे जी हो सर कि बिल्कुल वही चीजें। क्योंकि सर इसमें यह है कि ये एरे इसमें यूज नहीं हो रही है लोकेशन सम में, जो कि इसमें फिर 1 लेना पड़ेगा हमें। हाँ ऐसे ही है सर। हाँ हाँ, नहीं ये तो है ना डेटा का साइज, बिल्कुल ठीक है, यस डेटा का साइज है। और ये क्योंकि एक हाँ जी सिंगल वेरिएबल डेटा है तो हाँ इट जी है ओनली जी वन एलिमेंट, यस, क्योंकि ये अरे नहीं है। और जी इधर क्यों, इधर जो था ये अरे था, इट वाज एन अरे जी बीइंग रिसीव्ड, तो इसने उसका हाँ स्टार्ट जी पॉइंट बताया और उसका स्टार्ट साइज पॉइंट का बताया। n/p एलिमेंट्स है, पार्टीशन। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ये साइज है, यहाँ साइज सही है है। इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब यस हमने सर इस कोड को इस शक्ल में हमने देखा है कि n एलिमेंट के अरे ने अपने एलिमेंट्स को ऐड करना था। उसने ये जी तय किया कि मैं p प्रोसेसर से पैरेलल में ये काम करवाऊंगा। इस काम को जी करने के लिए हमने सूडो कोड लेवल पे एमपीएमडी प्रोग्राम लिखा है। एमपीएमडी प्रोग्राम का मतलब है डिफरेंट प्रोसेसर पे प्रोग्राम डिफरेंट हो सकता है। यहाँ सिर्फ दो तरह के प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम है जो P0 के लिए था क्योंकि उसके अंदर इनिशियलाइज जी करना, पार्टीशन करना, रिजल्ट इकट्ठे करना, ये एडिट जिम्मेदारियां थी, तो इसका कोड डिफरेंट था, ये P0 का जी कोड था। और बाकी तमाम प्रोसेसर पे हालांकि हर एक पे अलग इमेज डाला जाता है प्रोग्राम का, हर एक का डिफरेंट हो जी सकता था, मगर बाकी सबका सिमिलर काम है। तो बाकी सब पर प्रोसेसर नंबर 1 से लेकर और P-1 तक के लिए ये कोड था। तो दो
Yes, कोड sir. के इस केस में वर्जन है। देयर कुड Yes, sir. बी पी वर्जन, एमपीएमडी में पी वर्जन प्रोग्राम के हो सकते थे। इसने तो P0 का एक वर्जन बनाया, बाकी का दूसरा वर्जन बनाया और प्रोग्राम रन किया। तो ये सही। हमारा एमपीएमडी की शक्ल में यह प्रोग्राम लिखा गया है। ओके, क्योंकि इस तरह Yes, sir. हमें समझना आसान था। अब मुझे ये बताओ, पहले भी हमने कई दफा ये किया है कि हम चाहते ये है कि यार ये जो हम एमपीएमडी में प्रोग्राम की सारी रैशनल तय कर चुके हैं और हमें समझ आ गया है, इसको हम कन्वर्ट कर दें एसपीएमडी में। ठीक है, तो बताइए कि कैसे ये प्रोग्राम अब कन्वर्ट किया जा सकता है एसपीएमडी शक्ल में। SPND. यानी अब इसको करना, हमने सबने प्रोग्राम पैरेलल में अपने चलाने हैं, मगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम हाँ के वर्जन अभी दो हैं जो चल रहे हैं। P0 पे एक तरह का प्रोग्राम वर्जन है और बाकियों पे दूसरी तरह का है। हम कहते हैं एक प्रोग्राम हो जो सबको वही प्रोग्राम दे और चले और फिर भी काम यही हो जाए जो हम कर रहे हैं, जी। उसको एसपीएमडी कहते हैं, सिंगल प्रोग्राम का वर्जन। अच्छा, सही। ये काम हमने पहले भी किया है। ओपनएमपी में भी हम पहले एमपीएमडी प्रोग्राम लिखते थे और फिर उसको कन्वर्ट कर देते थे कि हाँ, फिर उसको कन्वर्ट कर प्रोसेसर देते में। एसपीएमडी। नहीं, ये प्रोग्राम की टाइप है कि अगर आपने अच्छा, अलग, अच्छा। हर प्रोसेसर का अलग अलग प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब आप एक प्रोग्राम जी। लिखना चाहते हैं जो ऐसा हो जो सारे प्रोसेसर के लिए ट्रू हो। वो मैंने आपको बताया था, बड़ा आसान है। आप हमेशा ये करो, ये ऐसा बनाना बहुत आसान है। तरीका क्या है कि आप सही। अपने प्रोग्राम में ये हमने तरीका बताया था। मैं शेयर हो जाती मेमोरी। नहीं, शेयर नहीं, वो तो उस केस में जब मेमोरी शेयर होती थी तब भी, और अब इस केस में मेमोरी शेयर नहीं है तब भी। मसला ये है, शेयर्ड मेमोरी में भी हर प्रोसेसर को एक प्रोग्राम पैरेलल में देना होता था। हर प्रोसेसर एक प्रोग्राम हाँ चला जी। रहा, हम चाहते हैं उस प्रोग्राम का वर्जन एक हो। यानी एक तरीका शेयर्ड मेमोरी में भी ये मसला आया था, हमने वहां भी हल किया कि अगर एक ये जी। प्रोसेसर है, इसको हमने P0 को एक तरह का प्रोग्राम दिया हुआ है और दूसरा जी। P1 है, P1 इसको एक और प्रोग्राम दिया हुआ है। प्रोग्राम दोनों को हमने अलग अलग देने हैं, वो तो रन होने हैं अलग वहां, अलग दिए। जी। जी। वो तो होंगे। वो तो हमेशा दो पैरेलल में प्रोग्राम इन्हें दिए जाएंगे जो ये रन करेंगे हमेशा, और वो जी। एमपीएमडी हो या एसपीएमडी हो, ये प्रोग्राम है जिनको ये पैरेलल में हमेशा रन करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम हम इन्हें दे रहे हैं, ये एक ही प्रोग्राम है। अभी हमने P0 के लिए एक तरह का प्रोग्राम बना लिया है और P1 के लिए दूसरी तरह का प्रोग्राम है। जी। हम चाहते हैं कोई एक ही प्रोग्राम हो जो दोनों को वही दें और वो चले, काम यही हो। वो एसपीएमडी है, सिंगल प्रोग्राम। ये हमने ओपनएमपी में भी किया था। उसका तरीका मैंने बताया था, ये है, बड़ा सिंपल है। आप जो एक प्रोग्राम लिख रहे हो, ये इसमें अगर आप ये लिख दो कि भाई गेट योर प्रोसेसर आईडी, इफ यू आर प्रोसेसर 0 तो तुम ये काम कर लो, इफ यू आर प्रोसेसर 1 तो तुम ये काम कर लो। अब ये एक प्रोग्राम है, अब ये एक ही प्रोग्राम आप इन दोनों को पे डाल दें, अब ये एक ही प्रोग्राम, मगर काम अभी भी वही होगा जैसे पहले हो रहा था। प्रोसेसर 1 अपना काम करेगा, प्रोसेसर 0 अपना काम करेगा, मगर प्रोग्राम अब ये एक हो गया। इसको एसपीएमडी कहते हैं, सिंगल प्रोग्राम। प्रोग्राम वाइज है ये, प्रोग्राम लिखने के लिहाज से। ठीक है, ये हमने ओपनएमपी में भी किया है। आप दोबारा उसको देखोगे, ये मामला प्रोग्रामिंग से है। ये असल में सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वालों का इशू है। हमारा मसला तो दोनों से हल हो रहा है। हमने जो एमपीएमडी प्रोग्राम लिखा है, इससे भी मसला हल हो जाएगा। इसी को एसपीएमडी में चेंज करेंगे तब भी यही काम ऐसे ही होगा, तब भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बिग डील है कि क्या उन्हें एक ही प्रोग्राम को तमाम 100 प्रोसेसर पे एक ही वर्जन को मेंटेन करना है, अपग्रेड करना है। फर्स्ट करो कोई अपग्रेड हो जाए प्रोग्राम में, तो वो एक इमेज लेंगे और सारों पे डाल देंगे अपग्रेड। अगर वो एमपीएमडी होता तो हो सकता है हर प्रोग्राम का एक नया वर्जन, कभी वो प्रोसेसर 1 का वर्जन अपग्रेड करते, कभी 2 का, कभी 3 का, कभी 4 का। तो वर्जन मैनेजमेंट एक हेडेक हो जाता है
सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए, तो ये हम उनकी सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, डेवलपर को इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सही। फिर इस तरह तो SPMD बेहतर है। SPMD बेहतर है, हाँ, क्योंकि उसमें बस एक इमेज बना हुआ है, बेशक 1000 प्रोसेसर हो, आप कहते हो ओके एवरी, आप इस इमेज को कॉपी कर देते हो सारों पे, चलो भाई तुम रन करो, और सब अपने अपने हिस्से का काम करेंगे। काम फिर भी ये नहीं होगा कि हर एक अपना पीस उसमें से ढूंढेगा, मेरा P0 हूं, मेरा ये काम है, P1 हूं, मेरा ये काम है, तो काम वो अपना अपना ही कर रहे हैं, मगर प्रोग्राम जो उनको इमेज दिया जा रहा है वो सबको एक इमेज डालना है। अगर हम MPMD में करते तो हो सकता है हर एक का डिफरेंट इमेज वहां डालते कि भाई तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, ओके। यस सर। बस अब अगर इसको SPMD बनाना हो, आपको कहे करो, पहले भी हमने बनाया, तो क्या होगा, आप इस प्रोग्राम में सिर्फ ये चीज ऐड करते हो जो अब आपको बता दें। चलो मैं इसको दोबारा उसमें हम ले लेते हैं, अच्छा, सिर्फ ये चेंज आप करेंगे। अब हर प्रोसेसर, अब ये प्रोग्राम सबके लिए देखो, SPMD है, सिर्फ फॉर P0 P1 P2 सबका एक है, अब डिफरेंट नहीं है। हर प्रोसेसर ने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं सारे, और पार्टीशन बनाए, सिर्फ फर्क यहाँ आया, गेट प्रोसेसर आईडी, ये हमारे हाँ भाई अपनी आईडी गेट करो, और फिर चेक करो इफ आई एम प्रोसेसर आईडी 0, वो 0 के बराबर है कि नहीं है। सर ये आपने पिछले इसमें भी बताया था, पिछले ये सेम ये सेम थिंग है। इट इज एन टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग MPMD प्रोग्राम इनटू अ सिंगल प्रोग्राम, ये कॉमन टेक्निक है। तो आपने कहा अगर मैं प्रोसेसर 0 हूं, तो ये देखो प्रोसेसर 0 वाला कोड यहां आ गया, कि मैं फिर पार्टीशन को बांटूंगा, इसका काम बांटना था ना, बाकी का काम नहीं था बांटना, तो ये इंस्ट्रक्शन खाली प्रोसेसर 0 करेगा, दूसरे नहीं करेंगे। दूसरे कहेंगे मैं तो प्रोसेसर 0, तो सेंड करने का काम प्रोसेसर 0 कर रहा है, ठीक है ना। एल्स अगर मैं प्रोसेसर 0 नहीं हूं तो मुझे रिसीव करना चाहिए, ये रिसीव की इंस्ट्रक्शन आ गई, सही है। तो आपने वहां जो रिसीव डाला हुआ था प्रोसेसर 1 के लिए, और सेंड डाला हुआ था प्रोसेसर 0 के प्रोग्राम में, अभी भी काम वही हुआ, मगर इसमें उसने कहा अगर प्रोसेसर 0 हो तो ये काम करो, पर ये कंबाइन हो गया। हाँ, अगर प्रोसेसर 0, ये कंबाइन हो गया, काम वही हुआ। इसी तरह दूसरी तरफ ये तो प्रोसेसर 0 अपना लोकल सम बना रहा है, यहां पर फिर हुआ कि अगर मैं प्रोसेसर 0 नहीं हूं, क्योंकि अब ये इन्होंने भेजना है ना, अपना सम भेजना है, तो कह रहा है अगर मैं प्रोसेसर 0 नहीं हूं तो मैं अपना लोकल सम भेज दूं, है सही, सबने सम बनाया हुआ। और अगर मैं प्रोसेसर 0 हूं तो फिर मैं अब ग्रैंड सम बनाऊं, ग्रैंड में भेज दूं, ग्रैंड सम बना दूं, हाँ, यानी मैं रिजल्ट लूं और उसको इकट्ठा करूं। वो क्या किया इसने पहले ग्रैंड सम में अपने लोकल सम को डाला, और फिर इसने ये लूप किया कि रिसीव करो फ्रॉम प्रोसेसर J उसका सम इन वेरिएबल रिसीव सम, इस वेरिएबल में रिसीव करो, और इसने कहा बजाय मैं अरे में डालूं, इसने उसी जगह अपने ग्रैंड सम में ऐड कर दिया, जो उधर से रिसीव सम लिया था वो ग्रैंड सम में डाल दिया, ठीक है। यस सर। तो ये इस लूप में कंडीशंस लगा के दोनों को कंबाइन कर दिया, उधर वाले जो है वो भेज रहे हैं सम, ये रिसीव करके ग्रैंड सम बना रहा है। अगेन ये बात कंबाइन हो गई एक ही प्रोग्राम में, और फिर इसने अब ये, क्योंकि ये ब्लॉक प्रोसेसर 0 का है, तो इसी के अंदर ये इंस्ट्रक्शन है कि प्रिंट ग्रैंड सम भी यही प्रिंट कर रहा है, ये ग्रैंड सम तैयार कर रहा है, ये प्रोसेसर 0 की इंस्ट्रक्शन है सारी, ये ग्रैंड सम तैयार कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है, और ऊपर जो प्रोसेसर 0 नहीं थे वो अपने सम भेज रहे हैं। तो अब आप देखें SPMD बन गया ये विद नो प्रॉब्लम, एक ही प्रोग्राम में सारे काम हो गए। डू यू अंडरस्टैंड दैट ये बात? क्वेश्चन पूछ। यस सर। ओके, तो फैंटास्टिक, वी हैव लर्न कि क्लस्टर सिस्टम में MPI अप्रोच से, अभी हमने MPI की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की, मगर अप्रोच तकरीबन वही है। अब इसको
हम तकरीबन उसकी तरह ही है। मैसेज पासिंग के तरीके से सूडो कोड में कैसे हम पार्टीशन करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने जो ओपनएमपी में पार्टीशन करके शेयर्ड मेमोरी में प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा था, अब हमने क्लस्टर के मल्टीपल पीसीज के दरमियान चीजों को बांट के काम करना सीखा है। और नई बात इसमें यह है कि हमेशा एक मैसेज बिटवीन द नोड्स भेजा जाता है, सेंड और रिसीव, और हम उससे काम करते हैं। ठीक है, हमने सूडो कोड लेवल पर इस चीज को सीख लिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम यही चीज एमपीआई लैंग्वेज की शक्ल में सीखेंगे कि अगर लैंग्वेज आप इस्तेमाल करो तो ये सेंड और रिसीव कैसे नजर आते हैं। बस देन यू विल लर्न ऑल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग आपकी खत्म हो जाएगी और फिर हम आर्किटेक्चर पे चले जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट, ओके। सर मैंने ये पूछना है इसका कि ये हमें इसका कोई कंपाइलर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो कोई नाम है तो आप बता देंगे? नहीं, C++ में यू विल इंस्टॉल MPI लाइब्रेरी। MPI की लाइब्रेरीज मौजूद है ओपन सोर्स, हाँ जी, और जी। वो आप इंस्टॉल करोगे तो आप यू विल यूज जी। नॉर्मल C++ कंपाइलर,